हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे इक्वाडोर के बारे में। रिसेंटली इक्वाडोर पहली कंट्री है टू रिकॉग्नाइज एनिमल लीगल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स में कि रिसेंटली किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है एनिमल लीगल राइट्स को, कौन सी कंट्री है? आप जो है सही आंसर मार्क कीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वाडोर। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप वीडियो को आगे देखते हैं या नहीं, आपको पूरा मैटर डिटेल में पता है या नहीं पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर सही करेंगे। नाउ, जब भी ऐसी कुछ हिस्टोरिक जजमेंट्स आती हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, वो टॉपिक्स जो हैं उनसे एसोसिएटेड टॉपिक्स जो हैं कि किस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये काम हुआ है, ऐसी चीज़ें जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आइडिया यही है कि जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पता लगे। तो सबसे पहले इक्वाडोर की पोजिशन देख लेते हैं। साउथ अमेरिका, आई होप आप रिकग्नाइज कर पाए हैं। और थोड़ा और डिटेल में देखें तो कोलंबिया और पेरू से ये दो तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो। एनिमल राइट्स की बात हो रही है, एनिमल एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है द एंटायर केस इज बिल्ड अराउंड मंकी नेम्ड एस्ट्रेलिता। तो एस्ट्रेलिता जो है ये रहती थी वाइल्ड में। एक लाइब्रेरियन थी जिनका नाम था बर्बानो। इन्होंने क्या किया, ये एस्ट्रेलिता को वाइल्ड से अपने पास ले आई और बहुत सालों तक उसे रेज किया एज अ पेट। इवेंचुअली अथॉरिटीज ने क्या किया, जब अथॉरिटीज को पता लगा तो उन्होंने एस्ट्रेलिता को इनके घर से लेके जो है जू में शिफ्ट कर दिया। एंड जू में शिफ्ट करने के 1 महीने बाद ही एस्ट्रेलिता डाइड। सो द एनिमल एक्चुअली डाइड। मीनवाइल जब ये सब कुछ हो रहा था तो मीनवाइल जो है बर्बानो जो कि लाइब्रेरियन है, उन्होंने कोर्ट में जो है पिटिशन फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि मंकी को डिटेन करके या मंकी की जो आपने डिटेंशन की है, एक्चुअली मंकी के राइट्स वायलेट हुए हैं, एनिमल के राइट्स वायलेट हुए हैं। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि राइट्स वायलेट हुए हैं तो इवेंचुअली एस्ट्रेलिता शुड बी रिटर्न टू द लाइब्रेरियन एज वेल। दिस वाज द कंटेंशन जो कि लाइब्रेरियन का था। अब समझते हैं कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला यस, एनिमल के राइट्स वायलेट हुए हैं, यस एस्ट्रेलिता के राइट्स वायलेट हुए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या कही कि राइट्स यदि अथॉरिटीज ने वायलेट किए हैं तो बर्बानो जो लाइब्रेरियन थी हमारी, उन्होंने भी वायलेट किए हैं। कैसे? कोर्ट कह रहा है सबसे पहली बात कि जो आपने रिमूव किया मंकी को फ्रॉम द वाइल्ड, वही उनकी सबसे पहली राइट्स की वायलेशन थी। जो उनका फ्री स्पेस था रहने का, वहां से आप उन्हें ले आई, सबसे पहला एनिमल राइट तो आपने ही वायलेट किया है। सेकेंडली उन्होंने कहा अथॉरिटीज ने भी वायलेट किया है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटीज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इतने साल से एस्ट्रेलिता हैज बीन स्टेइंग एज अ पेट। इसका मतलब है उसकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होंगी, उन स्पेसिफिक नीड्स को कंसिडर किए बिना उनको जो है रिलोकेट कर दिया तो जू, ये भी एस्ट्रेलिता के राइट्स को वायलेट करने की बात है। तो नॉट ओनली द अथॉरिटीज बट जो बर्बानो थी जिनके पास वो पेट थी, उन्होंने भी एनिमल राइट्स यहाँ पे वायलेट किए। ये जो है वहाँ के कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। ऑल्सो बैकग्राउंड पे आप ये भी याद करें कि इक्वाडोर में वाइल्ड एनिमल्स को ओन करना एनीवे इलीगल माना जाता है। ठीक है जी। नाउ ये जो डिसीजन आया, यहाँ पे कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि वाइल्ड एनिमल्स को राइट है कि ना उन्हें कोई हंट करे, दे शुडंट बी कैप्चर्ड, दे शुडंट बी मार्केटेड। उनको भी हक है अपने एनिमल बिहेवियर के फ्री डेवलपमेंट का, कि कोई इन्फ्लुएंस ना हो उन पे, फ्रीली डेवलप होना, अपने बिहेवियर पे काम करना भी उनका एक राइट है। राइट? उनका जो इंडिविजुअल वैल्यू है, लेट्स से जो राइट्स है एनिमल के, जो वो इससे एमिनेट नहीं होते कि उनकी सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन बींग्स क्या है, वो उससे एमिनेट होते हैं कि इंडिविजुअली दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग। जो एनिमल राइट्स है वो एमिनेट होते हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से। तो यहाँ पे ये जजमेंट बहुत सिग्निफिकेंट मानी जाती है और इसी के अंतर्गत जो है इक्वाडोर की मिनिस्ट्री को ये भी गाइडलाइन दी गई कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं वाइल्ड एनिमल्स के अगेंस्ट, सो दैट उनके राइट्स भी रिस्पेक्टेड हो। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात वो कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो बेसिकली यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स टू नेचर को रिकग्नाइज किया जाता है।
सॉरी राइट्स ऑफ नेचर। अभी जो राइट्स ऑफ नेचर है इनके अंतर्गत ही जो एनिमल्स हैं उनके लीगल राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राइट्स ऑफ नेचर क्या होता है, हम इस स्लाइड को दोबारा डिस्कस करेंगे। राइट्स ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन क्या होती है कि इकोसिस्टम को भी हक है एक पर्सन के स्टेटस का। इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है, मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको हक है अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने का। तो सिमिलरली मान लीजिए एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट होता है, किसी इकोसिस्टम को इफेक्ट होता है, मान लीजिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, तो उनको भी हक है कि जो भी उनके अगेंस्ट हार्म कर रहा है उनसे खुद को डिफेंड किया जाए कोर्ट में, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट्स ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत इकोसिस्टम को एक पर्सन का स्टेटस दिया जाए, एक लीगल पर्सन का स्टेटस दिया जाए कि जब भी आपको लगता है कि somebody can cause harm to you, you should be able to defend yourself in the court, राइट। सो बेसिकली आइडिया ये है कि इकोसिस्टम को भी राइट है कि वो एग्जिस्ट करे, फ्लरिश करे, रीजनरेट करे नेचुरली विदाउट एनी इंटरवेंशन। अब यहां पे आप कहोगे कि नेचर तो अपने आप केस नहीं ला सकता, सो हु शुड लीगली रिप्रेजेंट द नेचर और द इकोसिस्टम। सो कोर्ट कहता है कि जो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन है, कौन रिप्रेजेंट करेगा, फॉर दैट अ गार्डियन कैन बी हायर्ड। नाउ अ गार्डियन कैन बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज वेल, जिनको आइडिया हो उस इकोसिस्टम की केयर और मैनेजमेंट का, ठीक है। मतलब the entire focus of this doctrine is कि environment को और ज़्यादा protection दी जा सके। देखो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, environment degrade हो रही है, सो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट केसेस भी आते हैं, आपको पता है। आज आप ये समझ रहे हो कि जितना भी कुछ हो रहा है इसके लिए भी एक अलग डॉक्ट्रिन है जिसको राइट ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो जो चीजें आपको एज ए लेमैन पता है उनके लिए जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में कोट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा ऐसे आता है कोई एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड या कोई क्वेश्चन आता है, रादर देन राइटिंग कि आपको कोर्ट में केसेस लेके जाना चाहिए, आप लिखिए राइट ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन की बात आप वहां पर कीजिए, देखिए आपके मार्क्स जो है इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। और इस राइट्स ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन जो है जिसके हम इक्वाडोर में बात कर रहे हैं, ये 2008 में आई थी। उस समय पर पहली कंट्री थी जिन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था राइट्स ऑफ नेचर को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड करके। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा जाता है कि नेचर को भी राइट है अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करने का, अपनी मेंटेनेंस और अपनी रीजनरेशन पे काम करने का, right, without any human interference, right, and all persons, communities, nations can call upon the public authorities कि आप rights of nature को enforce कीजिए। तो ये जितना भी animal rights की हमने बात की है वो basically दी जाएगी under rights of nature, राइट। और राइट्स ऑफ नेचर के केसेस पहले भी इक्वाडोर में आ चुके हैं। सबसे पहला लॉसूट जो है गार्न करके एक अलायंस ने फाइल किया था अगेंस्ट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो बेसिकली एक रिवर पे दे वर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो भी रेजिड्यू भी था वो भी रिवर में ही जो है डाला जा रहा था। सो एक्चुअली द अलायंस वन द रिवर, जैसे द केस वाज इन फेवर ऑफ द रिवर, बट कंपनी ने जो है इसको फॉलो अप नहीं किया। अब फॉलो अप नहीं किया तो उसके अगेंस्ट एक और केस दायर होना था, लेकिन गार्न के पास बेसिकली इस चीज को अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तो इशू जो है उस तरह से रिजॉल्व नहीं हो पाया। बट द इंपॉर्टेंट टेक अवे हियर इज कि कहीं ना कहीं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट्स टू नेचर को बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस दी जाती है। तो इसी के अंतर्गत जो है आज एनिमल लीगल राइट्स की जो है बात हुई है। इस वर्डिक्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, एनिमल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे बात की गई है, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ इक्वाडोर। इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी कि इंडिविजुअल एनिमल्स क्या इससे बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज डायरेक्टली बस यही बात की गई थी कि इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा। अब बाय दिस जजमेंट ये बात भी क्लियर हो गई है कि एनिमल्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड हैं बाय राइट्स ऑफ नेचर,
ठीक है जी, याद रहेगा। तो इसी तरह से होता है, जैसे आप इंडिया में भी देखेंगे कि जैसे जैसे जजमेंट्स आती हैं और ज़्यादा चीज़ें क्लैरिफाई होती जाती हैं। तो अगली बार कोई भी एनवायरनमेंट का, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आए, एसेज आए, आप डेफिनेटली वहाँ पे राइट ऑफ नेचर डॉक्ट्रिन की बात कर सकते हैं और उसके लिए एग्जाम्पल आप इक्वाडोर को भी कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज जो है, ये रूलिंग जो है इट सेट्स अप प्रेसिडेंस जब वर्ल्ड 6 मास एक्सटिंक्शन जो है फेस करा है। प्रेसिडेंस क्या होता है कि इस जजमेंट को अगली बार भी कहीं पे यूज किया जा सकता है, राइट। अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी जो है आपकी जो लेट्स से जो भी स्पीशीज है वो बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही है। तो ऐसे समय पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप स्पीशीज को भी बचाने पे फोकस करें, तभी एनिमल राइट्स देना पैरेलली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस मास एक्सटिंक्शन, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में, हम इसके बाद डिस्कस भी करेंगे। सो बेसिकली 6 मास एक्सटिंक्शन क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं मास एक्सटिंक्शन क्या होती है। मास एक्सटिंक्शन क्या होती है, जब अर्थ लूज कर देती है मोर देन 3/4 ऑफ इट्स स्पीशीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली आप देखोगे अगर हम 6th मास एक्सटिंक्शन कह रहे हैं, पहले जो 5 एक्सटिंक्शंस हुई हैं वो इसलिए हुई थी बिकॉज एनवायरनमेंट में कुछ जो है चेंजेस हुए थे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे 5 एक्सटिंक्शंस की मैंने यहाँ बात की है, आपको याद नहीं करना, आप बस बेसिक समझिए। पहली आप देखिए एक्सटिंक्शन क्यों हुई, रैपिड कूलिंग हुई, सी लेवल फॉल हो गए, सिमिलरली रैपिड ग्लोबल कूलिंग हो गई। थर्ड में देखोगे आप वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, इंक्रीज इन मीथेन बढ़ गई। अगेन आप देखोगे ट्राइजैक में भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। सो बेसिकली कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में ही चेंजेस हुए जिस वजह से ऑलरेडी 5 बार जो है एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं। अब जो एक्सटिंक्शन है वो 6ठी एक्सटिंक्शन है। नाउ यहाँ पे व्हाई इज द 6th वन supposed to be very significant, because 6th one जो है ह्यूमन कॉजेज उसमें ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ भी ध्यान दो तो ग्लोबल वार्मिंग की बात है। सो बेसिकली जो है प्रोसेस चल रहा है कि लेट्स से इसको ऐसे समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कहता है ग्लोबल वार्मिंग तो एनीवे होनी है, क्लाइमेट चेंज तो एनीवे होना ही है, एक्सटिंक्शन तो एनीवे होनी है, व्हाई शुड वी हेल्प इन कंजर्वेशन। सो बेसिकली लाइन ऑफ थॉट क्या है कि ये वाली डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, बिकॉज जो ह्यूमंस की वजह से ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज है ये एक्सेलरेट हो रहा है। अगर यही चीज़ बहुत सालों बाद होनी थी तो अब ये चीज़ जो है प्रीपोन हो गई होगी बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंसेस। मान लीजिए हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हम एमिशंस कर रहे हैं जो हमारी वजह से बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस चेंज को फास्टन कर देंगी और जो एक्सटिंक्शंस आज से बहुत साल पहले होना था वो कहीं ना कहीं प्रीपोन हो जाएगा। इस वजह से 6th एक्सटिंक्शन को वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल थ्रेट माना जाता है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रॉन्ग, राइट, ऑल आई एम सेइंग इज कि एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो ये भी कहता है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है एनीवेज हो ही चुकी है बहुत बार, सो व्हाई शुड वी डू थिंग्स दैट कैन लेट्स से स्टॉप, राइट। ऑल्दो ये भी उतना ही सही है कि पैरेलली हमें कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस के साथ पैरेलली चीज़ों को सस्टेनेबली डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आज भी रिसोर्सेज को यूज़ करें और बहुत साल बाद भी यूज़ करें। तो आप देखो हमेशा ही बैलेंस टर्म्स आती हैं। चलिए एनीवेज इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस वाली एक्सटिंक्शन को एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। तो इस समय पे जब ऑलरेडी ह्यूमन इंड्यूस चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हम एक्सटिंक्शंस की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं आज से बहुत सालों बाद, यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम एनिमल्स को जो है प्रोटेक्ट करें, इसीलिए भी ये लीगल राइट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये जो पूरा डिस्कशन था इस पे यूपीएससी ने 2018 में सवाल भी पूछा हुआ है कि 6 मास एक्सटिंक्शन या 6th एक्सटिंक्शन जो है न्यूज में रहता है किससे एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन कह रहा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दूसरा ऑप्शन कह रहा था मीटियोराइट से एसोसिएटेड कोलिजन, तीसरा जीएम क्रॉप्स की बात कर रहा था, चौथा आंसर आपका सही था कि मैनकाइंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं 6th मास एक्सटिंक्शन से एसोसिएटेड है। तो आप देख रहे हैं कि किस
तरह से टॉपिक जो है रिलेट होते हैं और इवेंचुअली यूपीएससी पे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए वी ऑलवेज टेल यू किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो काफ़ी डिटेल में उसे पढ़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर आ सकता है। रादर हमें भी नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि मेजॉरिटी टॉपिक्स जो हैं आपके कवर हो जाए। चलिए, तो दिस वाज अबाउट द इंटायर टॉपिक। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो आपका इक्वाडोर पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रिसेंटली राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, इक्वाडोर। राइट टू लाइफ राइट ऑफ नेचर की भी यहाँ पे बात हो सकती है इक्वाडोर से एसोसिएटेड होकर, वो भी अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मीन्स की बात करें, राइट्स ऑफ नेचर पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, मास एक्सटिंक्शन, या ज्योग्राफी में ही आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आप इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका आप एग्जाम्पल डेफिनेटली दे सकते हैं क्वेश्चन में। अगेन इफ यू गेट एसेज रिलेटेड टू इट, तो अगेन राइट्स ऑफ नेचर की बात कर सकते हैं, 6 मास एक्सटिंक्शन की बात कर सकते हैं, इक्वाडोर को एज एग्जाम्पल या केस स्टडी जो है आप कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लिथियम ट्राइंगल। तो इनमें से 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो लिथियम ट्राइंगल का पार्ट मानी जाती हैं। आप पढ़िए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी 3 कंट्रीज वो 3 कंट्रीज हैं। तो चलिए, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। कोशिश यही रहती है कि हर बार आपसे कुछ नया डिस्कस करें, सो दैट आप उन चीज़ों को सीख के अपने पेपर्स में और अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।